आप सभी को नमस्कार सलाम। एनसीईआरटी की हर लाइन एक कहानी है और हर कहानी में आपकी जीत छिपी हुई है। अक्सर हम वही जानते हैं जो किताबों में लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़ी शिद्दत से किताबों को पढ़ रहे होंगे। आई मीन एनसीईआरटी को, है ना? तो चलिए आज हम उन पन्नों से भी पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं जो कभी हमें परेशान कर रहे हैं, करते थे या कभी कर रहे थे। ठीक है, तो वेलकम टू ट्रूली टीचर्स। माय नेम इज़ मोहम्मद असद एंड लेट्स द मेक बायोलॉजी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जीन रेगुलेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा टॉपिक है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग इसको अच्छे से पढ़ते भी होंगे। ठीक है, लेकिन आज इसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कोई नया नहीं हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, और हमसे बेहतर भी लोग हैं, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप हमारी कोशिश को ज़रूर सलाम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीन रेगुलेशन का ये एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, क्लास 12th में है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के नाम से लिखा हुआ है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के नाम से ये टॉपिक लिखा है। जनरली हमने इसको जीन रेगुलेशन कह दिया है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है। पहला टर्म है हमारे पास जीन। पहला जो टर्म है हमारे पास जिसका नाम है जीन। आ, अगर हम जीन को हम कोशिश करें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो सुनिएगा। मान लिया ये हमारा एक डीएनए का पार्ट है या एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये। और इसमें इस सेगमेंट में कुछ पोर्शंस हैं, कुछ पोर्शंस हैं। पूरे डीएनए सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, इस डीएनए सेगमेंट के कुछ पोर्शंस हैं। जैसे जो पोर्शन ए है और ये पोर्शन बी है। ठीक है, तो जो पोर्शन ए है उस पोर्शन से ही एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए बन रहा है और फिर इस एमआरएनए से यहाँ पे ए टाइप की प्रोटीन बन रही है और यहाँ पे बी टाइप की प्रोटीन बन रही है। तो मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर हम जीन को डिफाइन करेंगे तो डीएनए का वो सेगमेंट जिससे फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फंक्शनल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, हम उसे जीन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रॉपरली इस चैप्टर में पढ़ाई गई होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, दूसरा टर्म है हमारे पास रेगुलेशन। फिर से सुन लीजिए, जीन हम किसे कहते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म अ फंक्शनल प्रोटीन। वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक फंक्शनल मेटाबॉलिक एक्टिव प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा तो ये आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस कॉन्सेप्ट जो है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, जनरली हम बात करते हैं इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? सेंट्रल डोग्मा कह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा टर्म आता है हमारा रेगुलेशन।
दूसरा टर्म क्या है हमारा, रेगुलेशन है। अब दूसरे टर्म को जो रेगुलेशन है हमारा, इसका मतलब ही होता है कंट्रोल। कंट्रोल इट मीन्स ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये किसी न किसी चीज़ के कंट्रोल में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से करेगी, ठीक है। कैसे काम कर रही है, किसी चीज़ के कंट्रोल से काम कर रही है कि ज़रूरत होगी तो बनेगा, ज़रूरत नहीं है तो नहीं बनेगा। ये जस्ट वैसा ही है जैसे मान लिया आप घर में, आपके घर में किचन है, मेरे भी घर में है ऑब्वियसली, है ना। तो किचन के अंदर आपका चूल्हा भी है, गैस भी है, गैस स्टोव भी है, और साथ में खाना बनाने के लिए सामान भी है, ठीक है। तो आप मुझे बस इतना बताइए कि जब भूख लगती है या जब ज़रूरत है खाना तभी बनता है, या गैस तभी जलती है, या फिर दिन भर या कंटिन्यू जलती रहती है। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा जब ज़रूरत पड़ती है तभी गैस जलाई जाती है, वरना बंद रहती है। सेम ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर भी है कि जब हमारे बॉडी को नीड होगी किसी स्पेशल टाइप के प्रोटीन की या किसी प्रोटीन की, तो हमारा जीन जो है वो उस प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारा जीन उस प्रोटीन को नहीं बनाएगा। इट मीन्स दैट प्रोटीन का फॉर्मेशन, फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन किसी जीन से, उसे हम कहते हैं जीन का एक्सप्रेशन, यानी स्विच ऑन हो जाना। और अगर ये काम नहीं हो रहा है तो हम उसे बोल देते हैं जीन का स्विच ऑफ हो जाना, नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि हमें जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करना क्यों है। सुनिएगा, कुछ पॉइंट हैं कि हमें जीन एक्सप्रेशन क्यों करना है या जीन का रेगुलेशन क्यों करना है। तो पहली चीज़ कि एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए, पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए। एनर्जी के कंजर्वेशन से यहाँ क्या मतलब है, यहाँ बड़ा मतलब ये है एनर्जी कंजर्वेशन से कि जो जीन है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो है, उस बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर जीन हर टाइम ऑन होना चाहिए। हर जीन हर टाइम ऑन होना ठीक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीन अगर हर टाइम ऑन ही रहेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सी एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए। जीन ही क्या करता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन को भी मेंटेन करता है कि जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर आपकी जाइगोट से फिर वो क्या नाम है आपका, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होना है, तो वो सेलुलर डिफरेंशिएशन में आता है और वो भी जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट की, तो जीन तब भी इन्वायरमेंट से भी अफेक्ट होता है, ठीक है, जिस तरह से लैक ओपेरॉन में होगा। जिस तरह से यहाँ एक एग्जांपल है लैक ओपेरॉन, जिसमें ये बताया जाता है कि सराउंडिंग मीडियम में, ठीक है, या न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर लैक्टोज है तो ओपेरॉन फंक्शनल है, और अगर लैक्टोज नहीं है तो ओपेरॉन फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट रिस्पॉन्स टू मिलाई में हमने एक लैक ओपेरॉन का एग्जांपल अभी आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन। दूसरा मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जीन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जीन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टाइप के जीन मेनली होते हैं। तो जनरली बेसिक देखा जाए तो दो तरह के जीन मौजूद हैं। एक को हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं और दूसरे को हम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर रेगुलेटरी या लग्जरी जीन भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए
कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का, और इन्हें हम हाउस कीपिंग जीन भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा इस जीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। अगर ये जीन हमेशा एक्सप्रेस नहीं करेंगे या स्विच ऑन हमेशा नहीं होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखे जाए यहाँ पे, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ लिखी होगी एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस। डेफिनेटली सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म ये 10 स्टेप प्रोसेस है और ये सारी प्रोसेस एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। बात समझ में आई? तो अगर ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगी हमारी बॉडी के अंदर तो डेफिनेटली हमें प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिलेगी और हम अपनी अदर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जीन फॉर राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोम का भी होना, राइबोसोमल प्रोटीन से ही राइबोसोम का बनना है, तो राइबोसोमल प्रोटीन का भी वही हाल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस और ये जीन फॉर राइबोसोमल प्रोटीन, ये दोनों एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के एग्जाम्पल हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को हम हाउस कीपिंग जीन भी कहते हैं। ठीक है। तो ऑलवेज क्या होना है, इनका ऑन रहना ही ज़रूरी है, ऑलवेज स्विच ऑन रहेंगे, मेंटेन बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंस्टिट्यूटिव जीन की, जिसमें एक है हमारा रेगुलेटरी जीन, इसी को हम लग्जरी जीन भी कहते हैं। ठीक है। ये तभी ऑन होगा, ये तभी ऑन होगा जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी या बॉडी को जब ज़रूरत पड़ेगी तभी ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये कंस्टिट्यूटिव जीन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल और दूसरा होता है रिप्रेसेबल। यहाँ पे हमने इंड्यूसिबल का एग्जांपल एक लैक ओपेरॉन सिस्टम को लिया है, जबकि रिप्रेसेबल का एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सिस्टम है। ठीक है। और दोनों सिस्टम इकोलाई में होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को जानना है, अभी हम लोग फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि लैक्टोज सिस्टम या फिर लैक्टोज ओपेरॉन जो इकोलाई में हो रहा है, हमारे सिलेबस में है और हमें इसी को डिटेल में पढ़ना है, और यही मेन टॉपिक है हमारे जीन रेगुलेशन का। ठीक है। तो अभी हम इसको आगे करेंगे, पर हमें बेसिक भी जानना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होती है। ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में जीन का रेगुलेशन 4 प्लेस पे हो सकता है, 4 लेवल पे हो सकता है, जबकि प्रोकैरियोट में मेनली एक ही प्लेस पे होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल कहते हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो जीन का रेगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक में जीन का जो रेगुलेशन है वो 4 जगह पे, 4 लेवल पे हो सकता है। पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और ट्रांसक्रिप्शन आपको पता ही है कहाँ पे होता है, डेफिनेटली न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। ठीक है। जनरली बाकी जो प्रोटीन बाहर पाए जाते हैं, अब अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, तो उसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ही होगा। ठीक है। चलिए, दूसरी हम बात कर रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ठीक है। मान लिया ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे छूट गया तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल कर लेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे करने का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है। हम इसमें स्प्लाइसिंग हो सकती है। ठीक है। इसमें आपका 5 प्राइम कैपिंग होती है ना। इसमें आपका 3 प्राइम टेलिंग होती है। ठीक है। तो हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब प्रोसेसिंग लेवल पे भी हम बात कर सकते हैं। इसको जनरली हम प्रोसेसिंग लेवल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोसेसिंग लेवल। और एनसीईआरटी में प्रोसेसिंग लेवल लिखा हुआ है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल नहीं लिखा है। ठीक है। चलिए, तो दूसरी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेवल पे, कि जब ट्रांसपोर्ट लेवल का मतलब क्या हुआ, जब मान लिया ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है। और न्यूक्लियस में जगह जगह पे क्या होता है, डेफिनेटली जगह जगह पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जगह जगह से गैप होती है। और मान लिया कि ये सेल है, तो ये एरिया
साइटोप्लाज्म का है और ये एरिया न्यूक्लियोप्लाज्म का है। ठीक है, तो आपका जो mRNA जो है, जो यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये यहाँ से साइटोप्लाज्म में आएगा। तो यही चीज़ लिखी है ट्रांसपोर्ट लेवल, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के तरफ जब जाएगा तब भी क्या होगा, जीन का हम रेगुलेशन, सॉरी, तब भी हम क्या कर सकते हैं, यूकैरियोटिक में हम इस लेवल पे भी जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशनल लेवल। ठीक है, ट्रांसलेशनल लेवल, सॉरी, किस पे, ट्रांसलेशनल लेवल पे। ट्रांसलेशनल लेवल का मतलब हो गया जब इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर राइबोसोम आएंगे, राइबोसोम से जब क्या होगा, राइबोसोम अटैच होंगे तो पॉलीराइबोसोम बनेगा, पॉलीजोम बनेगा, और तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो mRNA से जब प्रोटीन बनता है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और वहाँ पे भी हम यूकैरियोट में जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये इन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक बेसिक सिंपल आइडिया में अगर आप जानना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे मेनली जीन रेगुलेशन होता है, जबकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल यानी प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट लेवल यानी जब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आता है तब, और तीसरा है ट्रांसलेशनल लेवल यानी mRNA से जब प्रोटीन बनता है तब। हम इन 4 जगहों पे जीन का रेगुलेशन यूकैरियोट्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, और प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को सिंपल रेगुलेशन माना जाता है। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे यानी हमें लाइकोपेरॉन का जीन रेगुलेशन पढ़ना है। ठीक है, चलिए लाइकोपेरॉन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कुछ और टर्म है, एक टर्म है इंडक्शन और दूसरा टर्म है रिप्रेशन। ये टर्म एनसीईआरटी से लिया गया है, इंडक्शन और रिप्रेशन। ठीक है, मान के चलिए एक चीज़ बात करते हैं अपन, इंडक्शन। ये हमारे पास पेटी डिश है, ये हमारे पास पेटी डिश है, और इसमें पेटी डिश के अंदर न्यूट्रिएंट्स मीडियम है। पेटी में ये है ये हमारा न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स मीडियम है ये। ठीक है, और ये है पेटी डिश, ये क्या है, पेट्री डिश। ठीक है, लेबोरेटरी में आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये हमारी ये न्यूट्रिएंट मीडियम है और ये पेटी डिश है। ठीक है, चलिए मान लिया हमने इसके अंदर एक कोई बैक्टीरिया रख दिया है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया डेफिनेटली इसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा न्यूट्रिएंट मीडियम से, तो ये ग्रो करेगा। ठीक है, समझिएगा बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, आपको समझाना है हमें इंडक्शन। क्या समझाना है, इंडक्शन। इंडक्शन एक प्रोसेस है, इंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। इंडक्शन एक प्रोसेस है। मान लिया कि हमने क्या किया, एक एक्स सबस्ट्रेट को हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, एक्स सबस्ट्रेट हमने इसके अंदर डाल दिया, जिससे क्या हुआ, कुछ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन जीन का क्या हो गया, सर्टेन जीन क्या हो गए, आपके स्विच ऑन हो गए। क्या हो गए, सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए, स्विच ऑन हो गए। सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए, स्विच ऑन हो गए। तो इंट्रोड्यूस किया तो इसकी वजह से क्या हुआ, हुआ क्या, सर्टेन सेट्स ऑफ जीन क्या हो गए, स्विच ऑन हो गए। सर्टेन सेट ऑफ जीन जब स्विच ऑन हो गए तो बताइए मुझे, तो तो सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए, स्विच ऑन हो गए। किसकी वजह से, एक्स सबस्ट्रेट के डालने की वजह से।
तो सर्टेन सेट ऑफ जीन स्विच ऑन हुए यानी एक्सप्रेस होंगे। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन। न्यूट्रिएंट मीडिया, कई बार न्यूट्रिएंट मीडिया को हम ग्रोथ मीडियम भी लिखते हैं, ग्रोथ मीडियम भी लिखते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया या ग्रोथ मीडिया भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए? एक्सप्रेस हो गए, जो उसकी वजह से, किसकी वजह से? इस एक्स सबस्ट्रेट के इंट्रोड्यूस होने की वजह से। जब जैसे ही हमने एक्स सबस्ट्रेट को ऐड किया इस न्यूट्रिएंट मीडिया ग्रोथ मीडियम में, तो सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए? स्विच ऑन हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? बैक्टीरियल कॉलोनी क्या हो गई? तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिलने लगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस कि एक्स सबस्ट्रेट के क्या करने से, इंट्रोड्यूस करने से सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए? स्विच ऑन हो गए। इस पूरी प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रिप्रेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? रिप्रेशन की। ठीक, रिप्रेशन की। तो हुआ क्या? अब रिप्रेशन में क्या हुआ कि हमने क्या किया कि कोई वाई सबस्ट्रेट को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ग्रोथ मीडियम में, जिसकी वजह से सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए, जिसकी वजह से सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए? स्विच ऑफ हो गए। ठीक है, सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए? स्विच ऑफ हो गए। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? रिप्रेशन कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए, उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में, एक बार और फिर से दोहरा देता हूँ। एक टर्म है इंडक्शन, दूसरा टर्म है रिप्रेशन। डेफिनेटली किसी बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो उसे सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट्स मीडियम या ग्रोथ मीडियम चाहिए। ठीक है, होगा ये तो। और ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश में हमने क्या किया? न्यूट्रिएंट मीडियम या ग्रोथ मीडियम डाल दिया, और उसमें बैक्टीरिया डेफिनेटली अपने हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक है, अपनी रिप्रोडक्शन पावर के हिसाब से। हमने कुछ एक सबस्ट्रेट डाल दिया, एक सबस्ट्रेट डालने की वजह से बैक्टीरिया, तो सर्टेन सेट ऑफ जीन क्या हो गए? स्विच ऑन हो गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। और उसी तरह से वाई सबस्ट्रेट हमें डालने की वजह से क्या हुआ कि सर्टेन जीन ऑफ सेट्स ऑफ जीन क्या हो गए? स्विच ऑफ हो गए, जिसे हम रिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म आता है सिस्ट्रॉन। ठीक है, बड़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि सर सिस्ट्रॉन है, रेकॉन है, म्यूटॉन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद जब एक्सॉन है, इंट्रॉन है, क्या है, सारी चीज़ें। सबसे पहले जो टर्म हमें समझना है वो पहले समझ लेते हैं। एक टर्म है सिस्ट्रॉन। ठीक है, मान लिया ये हमारा डीएनए है, ये एक डीएनए है। फॉर एग्जांपल ये जो डीएनए है, इसमें यहाँ पे ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है। ठीक है, समझिएगा। ये डीएनए की कंडीशन ये तब पॉसिबल है, ये देख के ही लग रहा है कि ये डीएनए प्रोकैरियोट का है। क्यों? क्योंकि लगातार डीएनए का आना, सॉरी लगातार जीन का बैक टू बैक आना, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, ये एक्चुअली क्या है, किसके अंदर होती है ये प्रोसेस? ये जो सीक्वेंस होती है, सॉरी, ये जो ये जो ये जो वो है, क्या नाम है, सीक्वेंस है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। क्यों ऐसा? क्योंकि यूकैरियोटिक जीन में हर जीन अलग अलग होता है। हर जीन के बाद दूसरे जीन का प्रोमोटर, ऑपरेटर, दूसरा जीन
होता है, फिर उसके बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को, आगे समझेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। कि सबसे पहले बात करते हैं सिस्ट्रॉन की। तो सिस्ट्रॉन प्रोकैरियोट्स में जीन का मतलब सिस्ट्रॉन है, जीन इक्वल टू सिस्ट्रॉन, यानी जीन इक्वल टू सिस्ट्रॉन। यहाँ हमने लिखा है पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बड़ा सिंपल मतलब ये है कि जो जीन जो जीन है, अगर मैं बात करूं, ये मान लिया जीन है प्रोकैरियोट का, ठीक है। तो इसमें जीन कई हैं, जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है, इसका एक ऑपरेटर है और इसका एक प्रोमोटर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक ही प्रोमोटर से, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही प्रोमोटर ऑपरेटर से एक से ज़्यादा जीन क्या हो रहे हैं? रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है, या कंट्रोल हो रहे हैं। एक ही प्रोमोटर या ऑपरेटर से एक से ज़्यादा जीन क्या हो रहे हैं? कंट्रोल हो रहे हैं। तो ऐसे फैशन को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक फैशन कहते हैं, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक आर्किया और बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक की। अब सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यूकैरियोटिक में हमें समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जीन पढ़ के आए हैं। जीन का मतलब है कि डीएनए का वो सेगमेंट जिससे हम फंक्शनल प्रोटीन बनती है, उसे हम कह देते हैं जीन, ठीक है। पर क्या जीन का पूरा जीन जो है, मान लिया कि ये डीएनए है ये एक यूकैरियोटिक का डीएनए है और यहाँ पे उसका जीन है, ये क्या है? जीन है। ये एक जीन 1 है, ठीक है। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जीन किसी भी डीएनए का वो छोटा सा सेगमेंट है जो फंक्शनल प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उस फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, हेल्प क्या करता है? बनाता ही है। तो उसे हम कहते हैं क्या? जीन। पर सिस्ट्रॉन जो टर्म है वो जीन से थोड़ा मिलता जुलता है। समझना बात को कैसे, यूकैरियोट में ये लिखा जाता है कि सिस्ट्रॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट, यहां लिख लो सिस्ट्रॉन। ये इट इज काट दो, सिस्ट्रॉन इज लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ जीन, ध्यान से समझना। सिस्ट्रॉन इज लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ जीन दैट इनकोडेड, यानी कोड, यानी किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या है? वो कोड है। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझना, सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन इज लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ जीन, जीन का ही सेगमेंट है ना। हमने कहा ना, जीन जीन का जो लार्जेस्ट सेगमेंट है उसे हम सिस्ट्रॉन कह रहे हैं। और वो कब कहेंगे हम सिस्ट्रॉन? तब कहेंगे जब वो किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इनकोड होगा, ठीक। इसका मतलब अगर मैं डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए की बात करूं, तो यूकैरियोटिक डीएनए में हर जीन का अपना ऑपरेटर, अपना प्रोमोटर होता है बात समझ में आई? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ठीक है। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे क्या है प्रोकैरियोट में? चलिए कोई नहीं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वन जीन वन हाइपोथेसिस, वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो एक ही जीन, एक जीन के लिए एक ऑपरेटर, एक ही प्रोमोटर हैं जो उस पर्टिकुलर जीन को कंट्रोल करेंगे। यहाँ दूसरा अगर हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि ये डीएनए को हमने आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जीन 2 है, अगर क्या है यहाँ पे? जीन 2, तो इसका जो ऑपरेटर अलग होगा और इसका प्रोमोटर भी क्या होगा? अलग होगा। समझ में आया? तो जीन 1 से जीन 1 से ए प्रोटीन बनेगी, ठीक है, बट जीन 2 से बी टाइप प्रोटीन बनेगी। समझ में आ गया? तो क्लियर है यहां तक?
चलिए, तो ये हो गया सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जो हमें इस चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ने में मदद करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एज पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपेरॉन मौजूद हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला हमारे पास लैक ओपेरॉन है, उसके बाद अरेबिनोज ओपेरॉन है, ठीक है, अरेबिनोज ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन एंड वैलिन ओपेरॉन। उसके बाद एनसीईआरटी ने ईटीसी भी लिखा है, इसके अलावा और भी ओपेरॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारा जो मेन मकसद है इस चैप्टर को शुरू करने का और इस टॉपिक को पढ़ाने का वो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ लैक ओपेरॉन, और जो हमारे सिलेबस में भी है और जो हमें पढ़ने के काम भी आएगा। बाकी हमें ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, हिस्टीडीन ओपेरॉन, अरेबिनोज ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन नाम दिया है, पर इसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग लैक ओपेरॉन की। लैक ओपेरॉन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन सिस्टम, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन सिस्टम कहते क्यों हैं। ठीक है, दूसरा है निगेटिव जीन रेगुलेशन भी कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं हम इसको? निगेटिव जीन रेगुलेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। कैसा है ये? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इस मॉडल को प्रपोज किसने किया? जैकब एंड मोनोड ने। JACOB जैकब एंड MONOD मोनोड कब प्रपोज किया इन्होंने? 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टर्म्स ओपेरॉन। जो टर्म ओपेरॉन है ये एक टर्म आप जानते हैं ओपेरा करके। ओपेरा जिसे हम कई बार कंसर्ट भी कहते हैं, आपने ये सुना होगा या देखा भी होगा, कंसर्ट में कभी गए भी होंगे। तो होता ये है कि डायरेक्टर अलग काम कर रहा होता है, जो गाइड करने वाला होता है वो अलग काम करता है, ठीक है, स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद जो सिंगर होता है वो अपना काम करता है, जो म्यूजिशियंस होते हैं वो अपना काम करते हैं, ठीक है, जो डांसर होते हैं वो अपना काम करते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों पांचों जो कंपोनेंट्स हैं आपस में मिलके एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं, और डेफिनेटली वो देखने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सेम उसी तरह इस लैक ओपेरॉन में भी ऐसा ही होता है कि डिफरेंट टाइप के जीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोमोटर एंड ऑपरेटर से कंट्रोल होके अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे ओपेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ओपेरॉन कहते हैं। अगर यही ओपेरॉन लैक्टोज के लिए है तो हम लैक ओपेरॉन कह देते हैं, अरेबिनोज के लिए है तो अरेबिनोज ओपेरॉन कहते हैं, हिस्टिडीन के लिए है तो हिस्टिडीन ओपेरॉन कहते हैं, वैलिन के लिए है तो वैलिन ओपेरॉन कहते हैं, और ट्रिप्टोफेन के लिए है तो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं लैक की। व्हाट इज लैक? एक्चुअली लैक इज नथिंग बट इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज एक नेचुरली अकरिंग शुगर है जो मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज कौन सी है? लैक्टोज एक नेचुरली अकरिंग डाइसेकेराइड शुगर है जो कहाँ पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है, फाउंड इन मिल्क, है ना। लैक्टोज कहाँ पाई जाती है? नेचुरली अकरिंग शुगर है जो पाई जाती है किसके अंदर? मिल्क के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? मिल्क के अंदर। ठीक है भाई, चलिए तो लैक्टोज, और ये होती कैसी है? डाइसेकेराइड है। कैसी होती है? डाइसेकेराइड है ये। ठीक है, चलिए अब बनी कैसे है? एक यूनिट ग्लूकोज की और एक यूनिट ग्लैक्टोज की, दोनों यूनिट आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। समझिएगा बात को। क्या बोला है मैंने? डाइसेकेराइड है तो लैक्टोज बनी कैसे है? एक यूनिट ग्लूकोज की, एक यूनिट ग्लैक्टोज की, दोनों दोनों यूनिट जो हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होते हैं? लिंक होते हैं, तब ये जाके डाइसेकेराइड बनती है। ठीक है, और लैक्टोज ओपेरॉन में
हम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे और स्पेशली यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होगी वो एक्चुअली क्या होगा, लैक्टोज का ब्रेकडाउन भी होगा, तो हम इसे लैक्टोज कैटाबॉलिक सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। समझिएगा, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन की बात कर रहा हूँ तो जब भी हम ये मान लिया हमारा डीएनए है, ये हमारा क्या है, एक डीएनए है। ठीक, डीएनए डीएनए एक जगह है, डीएनए में एक जगह है जिसे हम टीएसएस, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहते हैं। टीएसएस क्या कहते हैं हम उसको, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, टीएसएस। तो हम यहाँ लिख देते हैं टीएसएस, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, टीएसएस कहते हैं। ठीक है, यहीं से आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। ठीक है, चलिए, तो टीएसएस से जब हम राइट साइड जाते हैं तो उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और टीएसएस से जब हम अप साइड में जाते हैं लेफ्ट साइड में तो उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, उस एरिया को हम अप स्ट्रीम कहते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जहाँ जो एरिया डाउन स्ट्रीम है वहीं पे स्ट्रक्चरल जीन होता है, उस एरिया में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है। और जो हम बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम की, उसमें होता है रेगुलेटरी जीन। उसमें कौन सा होता है, रेगुलेटरी जीन। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन जान सकते हैं, जानने के लिए भी है चीज़ें। टीएसएस को हम हमेशा +1 देते हैं, नंबरिंग अगर करेंगे तो, है ना। और +1 से जब हम राइट साइड जाएंगे तो प्लस साइन होता है, +2 +3 +4 +5, ये लोकेशन है। ठीक है, और जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम उसे माइनस साइन देते हैं। यहाँ पे आ गया आपका +1 तो इधर आएगा -1। ज़ीरो जीन के अंदर नहीं पाया, ज़ीरो यूनिट जीन के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो यानी आप सोच रहे होंगे सर +1 है यहाँ पे तो इधर जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के बाद -1 2, ऐसा नहीं है, ये मैथ नहीं है, आपकी जीन है। ठीक है, समझिए। तो नाउ ये आपका डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, ये जीन का स्ट्रक्चर है डीएनए में। ठीक है, ये पूरा आपका एक जीन है। ठीक है, डीएनए आवलिक जीन आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, और जीन में ये एक स्ट्रक्चर है, एक होता है डाउन स्ट्रीम और दूसरा होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं और अप स्ट्रीम में आपके रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहीं पे बात करते हैं कि लैक ओपेरॉन के स्ट्रक्चर की थोड़ा सा। अब टॉपिक में हम नज़दीक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, तो लैक ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जब हम लैक की बात कर रहे हैं तो देखो ज़रा, ये आपका प्रोमोटर है, ये आपका लैक आई जीन है, जिसे हम रिप्रेसर जीन या फिर इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं। और ये एक प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाता है ये, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन टेट्रामर होता है, यानी इसके 4 यूनिट होती है। ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसा होता है, टेट्रामर होता है। समझिएगा बात को, टेट्रामर। टेट्रामर यानी 4 यूनिट होती है रिप्रेसर प्रोटीन की। कितनी होती है, 4 यूनिट। ठीक है, जिसे हम टेट्रामर कह देते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, टेट्रामर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 2 साइड्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक है, इसमें 2 साइड्स हैं, ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, ये 2 साइड होती है इसमें बाइंडिंग की। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है आपका लैक पी, लैक प्रोमोटर, ये है लैक ऑपरेटर। ध्यान से लिख लीजिए,
पी फॉर प्रोमोटर, जहां पे आरएनए पॉल बाइंड करता है, वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। ठीक है। दूसरा है आपका ऑपरेटर, ऑपरेटर वेयर रिप्रेसर बाइंड। ठीक है। P फॉर प्रोमोटर वेयर आरएनए पॉल बाइंड, O फॉर ऑपरेटर वेयर रिप्रेसर बाइंड। ठीक है। ये आपके जीन हैं लैक जी, लैक वाई, लैक ए, और ये तीन जीन एक साथ मिलके, ये तीन जीन एक हैं और एक ही ऑपरेटर और एक ही किससे, प्रोमोटर से क्या हो रहे हैं, कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे स्ट्रक्चर को हम ओपेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है। उसमें लैकाई नहीं आता। ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ओपेरॉन कहलाता है। ठीक है। लैक ए, लैक वाई, लैक जी, और लैक ऑपरेटर, लैक प्रोमोटर। P फॉर प्रोमोटर, O फॉर ऑपरेटर, P वेयर आरएनए पॉल बाइंड प्रोमोटर पे, और ऑपरेटर पे क्या बाइंड होता है, रिप्रेसर बाइंड करता है। ठीक है। तो रिप्रेसर कैसा है, अब स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं, तीन हैं। जिया, याद करने का तरीका क्या है, वैसे पूरा याद करना है तो पीपोजिया याद कर सकते हैं। पूरा याद करना है तो पीपोजिया याद कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ ऑपेरॉन याद करना है तो पोजिया याद कर सकते हैं। ठीक है। पीपोजिया या फिर पोजिया। ठीक। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन की। स्ट्रक्चरल जीन में तीन जीन हैं, एक लैक जी है, एक लैक वाई है, एक एक लैक ए है। ठीक है। अब अगर बात की जाए लैक जी की, लैक जी कोड होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज से। लैक जी जीन जो है ये कोड होता है, कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से। ठीक है, पहली। दूसरा, लैक वाई की अगर बात की जाए तो जीन कोड फॉर एंजाइम परमिएज, कोड फॉर एंजाइम परमिएज। ठीक है। नाम से पता चल रहा है, अभी आगे इसके हम हेल्प बताएंगे। और तीसरा है हमारे पास लैक ए, कोड फॉर यानी जीन ए, यानी लैक्टोज ए जीन जो है वो कोड है ट्रांस एसिटाइलेज से। किससे, ट्रांस एसिटाइलेज से। कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। फंक्शन की अगर बात की जाए तो एक के फंक्शन को मैं यहीं बता रहा हूं। ट्रांस एसिटाइलेज का जो फंक्शन है वो है सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन, सेलुलर डिटॉक्सी। हाँ, चलिए, ये हमारा प्रोमोटर है, किसका, लैक आई का, यानी रिप्रेसर प्रोटीन जो बनाएगा लैक आई इनहिबिटरी। ये हमारा लैक प्रोमोटर है, ये हमारा लैक ऑपरेटर है। लैक
जी जीन है, लैक वाई जीन है, लैक ए जीन है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे साइड में कि इससे बात करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। और हमें जो समझना है वो ये है कि क्योंकि 3 जीन हमने बताए हैं, लैक जी, लैक वाई और लैक ए। लैक ए जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसस्टाइलेशन के लिए। सुनिएगा, तो ये एक ही एमआरएनए बनेगा इन तीनों से। कितना बनेगा? इन तीनों से एक ही एमआरएनए बनता है। ठीक है, एक ही एमआरएनए बनता है। ठीक है, और इनसे प्रोटीन ए भी बनती है। तो ये अगर एमआरएनए है, जिसे हम लैक एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, लैक एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। और फिर प्रोसेस क्या हुई है? ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस क्या हुई है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इसके बाद प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन। और फिर आपके 3 तरह के क्या बन जाएंगे? प्रोटीन बन जाएंगे। ये मान लिया बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, ये आपका ट्रांस एसिटाइलेज है, और ये आपका परमिएज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये हो गया आपका परमिएज, और ये हो गया आपका ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, क्या हो गया? ये आपका ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो ये 3 प्रोटीन बन गए एक ही प्रोमोटर और एक ही ऑपरेटर्स के कंट्रोल के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोटिक आरएनए को हम प्रोकैरियोटिक जीन को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ उम्मीद है समझ में आई होगी। नाउ अब बात करते हैं ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक, चलिए फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन तो हमने पढ़ लिया है, सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन का है ट्रांसएसिटाइलेज का। लेकिन हमारे पास 2 फंक्शन है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फंक्शन और परमिएज का फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के फंक्शन की। फंक्शन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। समझिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, समझिएगा। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है उसको ब्रेक करता है 2 चीज़ों में। उसको क्या कर देता है? यहाँ पे आएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये है आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इंटर कर गया। अब ये क्या करेगा? लैक्टोज को 2 चीज़ में तोड़ देगा। किसमें किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ग्लैक्टोज भी कुछ मैकेनिज्म के थ्रू, है ना, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये तो हुआ ग्लाइकोसाइडेज का
पहला फंक्शन। ठीक, इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि सम अमाउंट ऑफ लैक्टोज कैन बी converted into isomeric form of lactose, that is एलोलैक्टोज। इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा। जो बोला है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज डुअल फंक्शन शो करता है। लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेगा, कौन सा? कैटाबॉलिक रिएक्शन कराएगा। लैक्टोज के ऊपर अटैक करेगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन करेगा और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। और ये गैलेक्टोज अल्टीमेटली कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं है ऐसा ग्लूकोज जैसा। ठीक है, चलिए दूसरा फंक्शन है सम अमाउंट ऑफ लैक्टोज कैन बी कन्वर्टेड टू आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ लैक्टोज, दैट इज एलोलैक्टोज। याद रखिएगा, एलोलैक्टोज ही वो सबस्ट्रेट है जो रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर पे बाइंड होने से रोकता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और एलोलैक्टोज कैसा है? लैक्टोज कैसा था? डाइसेकेराइड। तो एलोलैक्टोज का आइसोमेरिक फॉर्म है, इसका मतलब ये भी डाइसेकेराइड है। लैक्टोज में क्या होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि एलोलैक्टोज में बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? याद रखिएगा। तो ये भी क्या है? एक तरह का क्या है? लैक्टोज का फॉर्म है, लेकिन एलोलैक्टोज में बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया आपको फंक्शन ग्लाइकोसाइडेज का। अब बात करते हैं परमिएज के फंक्शन की। फंक्शन ऑफ परमिएज। ठीक है, फंक्शन ऑफ परमिएज। ठीक है, चलिए समझिएगा कि मान लिया ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन है। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसकी सेल मेम्ब्रेन है भाई? ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की। ऑब्वियसली बैक्टीरिया में काम चल रहा है तो हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, थोड़ा सा और पीछे जाके देखें अगर, तो मान लिया कि देखो यहाँ पे हम जब पीछे गए थे, यहाँ पे ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या है? मीडियम में ग्रोथ मीडियम मौजूद है। ठीक है, अब यही चीज़ हम वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं अपन। ठीक है, देखो ज़रा, तो ये आपका पेटी डिश है। ठीक, पेटी डिश के अंदर जो है न्यूट्रिएंट है या गैलेक्टोज है। अब मैं इसको मानता हूँ, अब ये गैलेक्टोज है। क्या है ये? सॉरी, गैलेक्टोज कह रहा हूँ, लैक्टोज है ये।
लैक्टोज इन ग्रोथ मीडियम, ग्रोथ मीडिया के अंदर लैक्टोज मौजूद है। अब लैक्टोज मौजूद है तो जो बैक्टीरिया वहाँ मौजूद है, मान लिया ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है लैक्टोज को अपने अंदर इंपोर्ट करेगा, अपने अंदर क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। सराउंडिंग मीडियम में है, क्या है, लैक्टोज है, तो लैक्टोज है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने अपने साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर से जो लैक्टोज है सराउंडिंग मीडियम में उसको इंपोर्ट करेगा, अपने अंदर लेगा, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट करेगा तो कैसे करेगा, इतना आसान तो है नहीं, डाइसेकेराइड है भाई, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो कैसे होगा, देखो यहीं पे फंक्शन होता है परमिएस का, किसका फंक्शन आता है, परमिएस का। ये देखो, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, और ये है परमिएस, ये है परमिएस, ठीक है। ये रहा लैक्टोज, ये क्या है, लैक्टोज, डाइसेकेराइड है, दीज आर लैक्टोज इन सराउंडिंग मीडियम, लैक्टोज इन सराउंडिंग, बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या है, लैक्टोज है। ये लैक्टोज इनकॉर्पोरेट होगा परमिएस के थ्रू, ये लैक्टोज परमिएस के थ्रू साइटोप्लाज्म में आएगा। ये एरिया कौन सा है, साइटोसॉल का एरिया है, तो सेल के अंदर आ गया। तो परमिएस का फंक्शन क्या हुआ, बड़ा आप आसान सा फंक्शन हुआ, परमिएस अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर साइट टू साइटोसॉल या इंट्रासेलुलर साइट, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट है भाई, जब जीन ऑन होगा, लैकोपेरॉन ऑन होगा तभी तो ये बनेगा, तो जब आया ही नहीं तो इससे पहले कहाँ से आ गया, तो बस मान के चलो कि ये पहले से कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, ठीक है, जो ये काम करने में मदद करता है, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक, अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर यहाँ तक समझ में आया है, अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं विद इन 10 मिनट मैक्सिमम, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, और उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर होगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, फंक्शन ऑफ परमिएज हो गया, अब लैक्टोज आ गया साइटोसॉल के अंदर, अब यहीं पे आएगा कौन, यहीं पे आ गया आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो आएगा और क्या करेगा, कंपोनेंट में तोड़ देगा, और कुछ अमाउंट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर, कुछ अमाउंट को कन्वर्ट कर देगा। पहले तो ये क्या करेगा, तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, और सम अमाउंट, सम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कन्वर्ट इनटू एलो लैक्टोज में, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है भाई। उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। और ये जो प्रोसेस हो रही है सारी की सारी, ग्लूकोसाइडेज अटैक कर रहा है लैक्टोज के ऊपर, लैक्टोज के ऊपर, जिसमें वो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज एंड गलैक्टोज में, और कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है एलो लैक्टोज में। ये पूरी प्रोसेस हो रही है साइटोसॉल के अंदर, यानी
इंट्रासेलुलर साइट में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ या ना? चलिए अब बात करते हैं कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट लैक ओपेरॉन किस में स्टडी किया गया, तो आंसर है ई कोलाई में। ठीक है, किस में? ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये हमारा डीएनए था। अब एक बात करते हैं, पहला कि पहला केस है हमारे पास ओपेरॉन स्विच ऑफ। ओपेरॉन स्विच ऑफ कब होगा? पहला हमारा केस है। चलो देखते हैं कब होगा। देखो ये हमारा ओपेरॉन है, पी ये आपका आई जीन है। आप जानते हैं इस आई जीन के बारे में, जो रिप्रेसर बनाएगा। ये रहा प्रोमोटर लैक पी, और ये रहा ऑपरेटर जिसे हम लैक ओ कहते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन है जेड जिसे हम जी कह रहे हैं, दूसरा वाई, और तीसरा हमारा ए। ठीक है, ये पूरा हमारा ये प्रोमोटर है किसका? लैक आई यानी रिप्रेसेबल प्रोटीन का। अब सुनिएगा, ओपेरॉन स्विच ऑफ कब होगा? कब होगा? व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है तो स्विच ऑफ हो जाएगा। रटने के लिए अच्छा है पर समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो होगा क्यों, पर ऐसा है क्यों, देखो ज़रा। देखो लैक आई एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर आरएन एमआरएनए। ठीक, अब इस रिप्रेसर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा और रिप्रेसल प्रोटीन बनेगा। और इस प्रोटीन को मैंने बताया था कि डाइमर टेट्रामर होती है। ठीक, ठीक है, ये बन गई आपकी रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक, ये रिप्रेसर प्रोटीन जब सिस्टम में लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके have very high affinity to bind with LAC operator।
तो आसानी से जाके ये लैक ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगी। किस पे? लैक ऑपरेटर पे क्या करेगी? ये बाइंड कर जाएगी। तो मान लिया कि अगर ये लैक ऑपरेटर पे बाइंड कर गई लैक ऑपरेटर पे अगर ये बाइंड कर गई तो हमारा जो हीरो है, हीरो तो पता ही है आपको, हमारा जो अपना हीरो है, हिज नेम इज आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉल, ये बाइंड प्रोमोटर पे बाइंड तो करेगा पर आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। इस वजह से इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक, पहली कंडीशन बहुत समझ के समझिएगा कि ओपेरॉन स्विच ऑफ कब होगा? जब लैक्टोज एब्सेंट है सराउंडिंग मीडियम में। इनहिबिटरी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, इनहिबिटरी जीन ने या रिप्रेसर जीन ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से ट्रांसलेट करके रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, और रिप्रेसर प्रोटीन टेट्रामर होती है और इसकी वेरी हाई एफिनिटी होती है लैक ऑपरेटर से बाइंड करने की। तो जब खाली है तो आप जाके क्या कर जाएगा? वहाँ जाके बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो एक बड़ा सा पत्थर जब सामने रोड आ गया है, रोड के ऊपर ही, तो भाई आरएनए गाड़ी तुम उड़ा के थोड़ी ले जाओगे, है ना? उसी के ऊपर क्या करोगे? बाइंड करोगे, पर आगे बढ़ेगा नहीं। इसकी वजह से ZYA का क्या नहीं होगा? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी नो ट्रांसक्रिप्शन, यानी ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। आगे इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर से समझो। इस बार क्या हुआ है, बी वाले कॉन्सेप्ट में ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा। कब होगा वो भी जानो। ओपेरॉन स्विच ऑन तब होगा व्हेन सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ठीक है, लैक्टोज क्या होगा? प्रेजेंट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने लैक्टोज एब्सेंट की बात की है और यहाँ पे हमने लैक्टोज प्रेजेंट की बात की है। प्रेजेंट होगा तो स्विच ऑन है, एब्सेंट होगा तो स्विच ऑफ है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को फिर से देख लेते हैं। मान लिया ये हमारा क्या है? डीएनए है, सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। ये पी हो गया, ये आई हो गया, ये आपका ये आपका प्रोमोटर हो गया, लैग प्रोमोटर, ये आपका ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पे आपके 3 जीन हो गए, Z, Y और A। ठीक, ये 3 जीन हो गए आपके। चलिए, इस बार लैक्टोज प्रेजेंट है सराउंडिंग मीडियम में। अगर लैक्टोज सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट है तो क्या होगा?
क्या ये प्रोटीन बनाएगा? डेफिनेटली। जो लैक रिप्रेसर है, जिसे हम लैक आई जीन कह रहे हैं, ये जो इनहिबिटरी जीन है, ये कंटिन्यू ऑलवेज स्विच ऑन रहता है, कंटिन्यू ऑलवेज स्विच ऑन रहता है। तो ये प्रोटीन तो बनाएगा, ये अपनी आदत से मजबूर है। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव जीन है भाई, हाउस करना ही करना है, बनाना ही बनाना है उसको। ठीक, तो इसने क्या किया, सारे काम किए, है ना। एमआरएनए भी बनाएगा ये, उसके बाद एमआरएनए से क्या बनेगा, इसका प्रोटीन भी बनेगा। तो देखो, ये अपनी टेट्रामर प्रोटीन तो बनाएगा, और होगा क्या, समझना बात को। यहाँ वो कॉन्सेप्ट है जो जनरली दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, लोगों को लगता आसान है। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये ऑलरेडी बाइंड रहता है, समझिएगा बात को। ये बाइंड तो है, ठीक, ये बाइंड तो है ऑलरेडी, समझिएगा बात को, बाइंड है ऑलरेडी। होगा क्या, परमीज बीटा गैलेक्टोसाइडेट से, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेट से, ध्यान समझना, बीटा गैलेक्टोसाइडेट से क्या बनेगा, दो फंक्शन है, डुअल फंक्शन। एक है कि वो क्या बना देगा, एक बनाएगा वो आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज, कैटाबोलाइज कर देगा लैक्टोज को, और दूसरा उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, बी किसके अंदर, एलोलैक्टोज के अंदर। तो होगा क्या, देखो, तो जो आपका एलोलैक्टोज है, एलोलैक्टोज कैसा था, डाइसेकेराइड था, याद आया कुछ, बताया था मैंने, एलोलैक्टोज डाइसेकेराइड था। तो ये जो एलोलैक्टोज है, ये है आपका एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या करेगा, आके बाइंड कर जाएगा किसके साथ, बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन। और जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन से ये बाइंड करेगा, है ना, तो देखो यहाँ पे वो बाइंड कर गया, ये बाइंड कर गया, बाइंड हो गया, रिप्रेसर एलोलैक्टोज कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, रिप्रेसर एलोलैक्टोज कॉम्प्लेक्स, रिप्रेसर एलोलैक्टोज कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, धीरे से, अब बन गया तो जैसे ही बनेगा तो क्या होगा, रिप्रेसर रिप्रेसर हैव सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। रिप्रेसर के अंदर एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, और उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से क्या होगा, रिप्रेसर यहां से हट जाएगा। सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, ठीक है, ड्यू टू कॉन्फॉर्मेशनल चेंज repressor leave the operator site,
रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर साइड को लीव कर देगा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, है ना, ताकि पता चलेगा सबको। ठीक, देखो समझना बात को। सम कॉन्फर्मेशनल चेंज, इस चेंज की वजह से ड्यू टू दिस repressor leave the operator site। आपको पता है जब रिप्रेसर ऑपरेटर साइट को लीव करेगा तो डेफिनेटली हमारा जो आरएनए पॉल है, जो हमारा आरएनए पॉल है, नाउ मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़ेगा। और क्या होगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीन जो है, जिया जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्राइब होगा, और ये तीन तरह का क्या बनाएगा, प्रोटीन बना डालेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन होगा ही होगा, ट्रांसक्रिप्शन इसका होगा ही होगा। ठीक है, ये है मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें पढ़ाया गया है, और पूरी एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ये चीज़ें बताई गई हैं। कहीं डाउट हो कमेंट करिएगा, कोई पूछना हो डेफिनेटली हम बताएंगे। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है इसको भी कमेंट करिएगा, ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके एग्ज़ाम के लिए